मेरे पास 2 करोड़ 50 करोड़ रुपए पड़े तो मैं रियलिटी शो में जाके क्यों अपनी बैंड बजवाऊंगा। एक और चीज होती है, कुछ लोग फेक स्टोरी लेके जाते हैं। ये किसी के साथ हुआ है, मतलब आपके साथ आधार पे क्वेश्चन। मुंबई जो है वो माया नगरी है। आपको नहीं लगता कि एक डांसर का भविष्य खतरे में है? फैसल भाई, एक सवाल है एंड इट्स रिलेटेड टू, जैसे कि आपने बोला, हाँ, समझाया उन्हीं की उसी कुएं से एक और बाल्टी निकल के सवाल निकला है। कास्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है? अगर मैं बात करूं रियलिटी शोज की, क्योंकि एक मुद्दा उठा है रियलिटी शो, ऑब्वियसली हम डांसर्स का ज्यादातर मेन टैगलाइन यही है, हम जब जन्म लेते हैं या समझ आती है डांस क्या है तो एक मोटिव होता है रियलिटी शो। तो उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ कास्टिंग कैसे होती है। इन अ वे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि अक्सर ये देखा गया, जैसे कि आपकी कहानी, आपने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया और आपके फादर स्कूल ऑटो रिक्शा चलाते थे एंड वो कहते हैं ना एक शोरील बनती है। आपकी जो शोरील थी वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा ही कोई डांसर होगा जिसने आपकी स्टोरी नहीं देखी होगी, सबको पता है। तो कास्टिंग का प्रोसीजर क्या है कि मैंने ये देखा है कि जितने भी डांसर्स आते हैं और टीवी रियलिटी शोज में जितनी भी शोरील्स बनाते हैं वो ज्यादा 99% ये बोलते हैं, या तो हम गरीब परिवार से, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, हमारे पिताजी साथ नहीं देते। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा अरे मेरे पे बेशुमार पैसा है, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई मीन टू से, क्या रियलिटी शोज में टीआरपी इतना मैटर करती है कि जिनकी स्टोरीज है उन्हें जल्दी पुश मिलता है, या जिनकी स्टोरीज नहीं है एंड दे आर हैविंग अ टैलेंट, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका सफर धीमा हो जाता है? गॉट योर क्वेश्चन। आई थिंक ये आपका ये सवाल है कि रियलिटी शोज में क्या सिर्फ अपनी इमोशनल स्टोरीज को ही लेके आगे जा सकते हैं क्या आप, राइट? सो एज आई वाज सेइंग कि अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड बहुत ध्यान से देखा हो, उसमें जैसे ही मेरे फादर स्टेज पर आए थे ऑडिशन में और जब बातचीत हुई थी और पापा ने बोला था कि मैं ऑटो चलाता और मैं, इनकी मम्मी जो है हाउसवाइफ है, उसके बाद में जो बाजू में जो लड़का खड़ा था, मेरे आंख से आंसू आ गए थे। मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन क्यों किया जजेस ने, यू नो, मेरा दिल एकदम नाराज हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे शर्म थी, बट मेरी मेंटालिटी में ये था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं बताना है स्टेज पर जाकर, ओके? और मैंने कहा जजेस ने यही क्वेश्चन क्यों किया पापा को, और पापा ने तो आंसर दे दिया। अब उनको, वो तो आए थे स्टेज पर, तो इसीलिए मैंने कहा ध्यान से देखा तो मेरे आंसू आ गए थे। क्या होता है, मैं अपनी स्टोरी पहले बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है रियलिटी शोज में। तो मैं जब ऑडिशन के लिए स्टेज पर जा रहा था, उसके पहले मेरे साथ कुछ लोगों ने बात की थी जो टीम के ही थे। तो क्या होता है, क्रिएटिव्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि आपकी रियलिटी लोगों को बताए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है नॉर्मली, आप कौन हो, आप क्या करते हो, है ना, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। सो इंसान बोलता है कि मैं हूँ फैजल खान, मैं रहता हूँ मुंबई घाटकोपर और मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। ये नॉर्मली इंसान के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने बोल दिए, ओके? तो अब क्या होता है, वो लोग क्यों पूछते हैं, उनका भी वो काम है, राइट? वो लोग उसको लिखते हैं कि लोगों को हम इंट्रोड्यूस करें जब, तो पता होना चाहिए लोगों को कि ये लड़का यहाँ से आया है, ये लड़का ऐसे है। जैसे भाई ने अभी पूछा, आप लोग जहाँ से आए हो वहां से नाम खड़े होकर बताओ। क्यों? क्योंकि आखिर क्यों, जब लोग देखे तो ये समझ में आए, इनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कि समझ में आए कि लोग कितनी दूर दूर से आए हैं। जैसे उन्होंने बताया बिहार से आए, तो सब अलग अलग जगह से, मतलब लोग अपने अपने एफर्ट डाल के आए। सो यही सेम चीज वो लोग भी दिखाना चाहते हैं, राइट? तो उन्होंने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया पीछे, मैंने सारी चीजें बोल दी। अब मैं क्वेश्चन किया कि जजेस ने वो कैसे पूछा, सेम क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो जजेस ने क्यों पूछा। सो अब ऐसा होता है कि सपोज अगर उत्कर्ष जी जज है और मैं कंटेस्टेंट हूँ, मुझसे इन्होंने पूछ लिया कि आप क्या करते हो, कैसा क्या करते हो। अब मैं तो पीछे हूँ, ये जाएंगे उत्कर्ष जी के पास, क्योंकि ये जज है, ऑफ कोर्स ये एक्टर है, इनसे हमें बताना है कि अब ये चीज मैंने पूछी है, ये चीज आपको पूछनी है, स्क्रिप्ट वाइज जो होती है चीजें, क्योंकि ये हमारे शो में दिखना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है इस लड़के की,
तो उन्होंने सेम क्वेश्चन किया मुझसे कि आपके पापा क्या करते हैं, मतलब मेरे पापा को। तो पापा ने बताया और पापा सामने भी थे, तो अगर उन्होंने नहीं भी बोला है तो जजेस ने अपने मन से पूछ लिया, राइट, कि आप क्या करते हो, तो पापा ने बताया। तो ऐसे बताई जाती है चीजें, ये होता है पूछना। अब क्या होता है, हम इंडिया में रहते हैं और ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब बेरोजगार है, बट ज्यादा से ज्यादा लोग जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जो डांस को अपना पैशन बनाते हैं, वो मैंने जितना देखे है, वो जो रियलिटी शोज में जाते हैं वो अक्सर हमारे जैसे लोग होते हैं। जैसे वो भाई मजदूरी करते हैं, राइट, ये कुछ और करते हैं। मैं तो बच्चा था, मैं तो पढ़ाई करता था, मेरे पापा थे ऑटो चलाते थे। सो हम ऐसे लोग ही रियलिटी शोज के पीछे जाते हैं। मेरे पास 2 करोड़ 50 करोड़ रुपए पड़े तो मैं रियलिटी शो में जाके क्यों अपनी बैंड बजवाऊंगा? मैं क्यों वहां पर जाके 15-15 20-20 घंटे जाके डांस करूंगा? मैं तो ऐसे करूंगा और रेमो सर मेरे घर आएंगे। यू अंडरस्टैंड? ट्रुथ। अगर मेरे पास बहुत पैसे है, मतलब ये बोलने का मतलब नहीं है कि रेमो सर को मैं पैसे से बुलाऊंगा। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो ऑफकोर्स मेरी पहचान रेमो सर से होगी या सबसे होगी, तो फिर मैं रियलिटी शो में जाके क्यों उस ट्रॉफी के लिए लड़ूं? अनटिल अनलेस मेरे में पैशन है, राइट, और मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। सो जो अधिकतर लोग जाते हैं उनकी स्टोरीज ऐसी होती है, अब उसमें उनकी गलतियां नहीं है। और रियलिटी शो वाले जैसे पूछते हैं आपसे कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो उनके पास उसके अलावा बताने के लिए कुछ और है नहीं। वो फेक तो नहीं बताएगा कि मेरे पास मैं तो, जैसे सर ने बताया, ऐसे लोग क्यों नहीं करते कि जो मैं तो बहुत पास है। उनको जरूरत ही क्या है? जिनको जरूरत है वो जाते हैं। क्योंकि मैं जाने के बाद, मैं जब जीता शो, उससे बहुत लोगों की आंखें खुली और लोगों ने ये कहा कि आपको देख के हम गए, क्योंकि हमें अब तक लगता था कि पैसे वाले लोग जाते हैं, बट हमने जब आपकी रियलिटी देखी तो मैंने अपने बच्चे को डांस क्लास में डाला और वो भी अभी आगे जा रहा है। सो ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को मैंने इंस्पायर किया या मेरी स्टोरी ने इंस्पायर किया। तो जो लोग जाने वाले हैं देखने के लिए, जो कर रहे हैं इंस्पायर होकर, वो यही देख के कर रहे हैं कि उन्होंने, रियलिटी शो वालों ने मेरी स्टोरी दिखाई लोगों को। अब वो मेरी चॉइस थी कि मुझे बताना है या नहीं, बट आपने सिचुएशन समझी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि टेरेंस सर मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। हम तो वहां पर नॉर्मल गए, तो वो जो पूछेंगे हमें बताना है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या टीवी पे दिखाएंगे क्या नहीं। वो सच में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने टीवी में देखा डांस करते लोग और दिखाते हैं, तो मेरे पास वही रियलिटी है, तो मैंने बता दी वो रियलिटी। अब उन्होंने टीवी पे दिखाया, वहां से लोग मुझसे कनेक्ट हुए, मेरे पापा से कनेक्ट हुए। उस चक्कर में उन्होंने मुझे वोट दिए। क्यों वोट दिया? आज मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ये कहती थी, जब तुम डांस में आए थे, मेरी मम्मी ये कहती थी कि आप जो है वो जीतना चाहिए ये लड़का। और कुछ लोग, कुछ बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक ऑटो में, मैंने कहा कि मुंबई में मैं ऑटो में बहुत ट्रैवल करता हूँ, लाइक आई लाइक ट्रैवलिंग इन ऑटोज, क्योंकि फटाफट निकल भी जाती है और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा है कि मैं अपनी कार पार्क कर देता हूँ साइड में और ऑटो पकड़ के जाता हूँ। एक तो मुंबई की ट्रैफिक, दूसरा मेरा बचपन ऑटो में बीता, इसलिए। सो मैं ऑटो में जा रहा था, अचानक से मैं ऐसे ही डांस कर रहा था, बैठ पीछे खड़े ऐसे ऐसे करके। सो ऑटो वाले ने बोला, आप डांसर हो? मैं मास्क लगाया था पूरा। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला हाँ। कहते हमारी बिटिया भी डांसर है। मैंने अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। कहते हैं उनको हमने डांस क्लासेस में अभी डाला है और ऑडिशन जो होता है ये क्या पता, तो वो कह रही है वो जाएगी, ऐसे करके हम भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे मैंने कहा बढ़िया है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं आपने वो शो देखा था क्या, DID? मैंने हाँ जी बिल्कुल। कहते वहां पर एक लड़का आया था, उसके पापा ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो चलाते थे वो। तो मैंने कहा हाँ, पता है, मुझे पता है। तो कहते वो लड़का बहुत आगे बढ़ गया यार, उसको एक्टिंग मिल गया, बहुत आगे, अभी कार वार में घूमता है, हवाई जहाज में जाता है वो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो मुझसे कहते हैं कि उसको देख के हमारी आँख खुली यार, हमें भी ऐसा लगा कि हम भी करा सकते हैं। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा ना। मैंने फिर कहा कि उसका नाम क्या है? तो नाम भी बताया, फैसल करके कोई है, मुस्लिम लड़का था, ऐसे करके। तो मैंने नकाब उतारे, मैंने कहा वो मैं ही हूँ। वो चकरा गए लिटरली। वो कहते ये मतलब ये हुआ कैसे? क्या? वो पैसे भी नहीं ले रहे थे। मैंने कहा लो, ऐसी सब चीजें हुई है। सो लोग बहुत इंस्पायर हुए। और रही बात अभी के रियलिटी शोज में जो होती है चीजें, ये वही चीज है ब्रदर जो आपको पूछी जाती है। बट क्योंकि हम लोग ऐसी जगहों से जाते हैं जहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में यही होता है। अगर आज मैं यहाँ से किसी को भी उठा के पूछूं, जैसे मैं वंश को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ
कि वंश ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता है। अगर वो किसी रियलिटी शो में जाएगा कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे, सो वहां पर जाकर उससे पूछेंगे तुम क्या करते हो, तो क्या कहेगा वो, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो अब उसकी गलती थोड़ी है, वो तो अपना पेट पालने के लिए करता है। तो रियलिटी शो में जो पूछा उसने बता दिया, तो ऐसा होता है। लेकिन एक और चीज होती है, कुछ लोग फेक स्टोरी लेके जाते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये यहाँ पर ऐसे ऑडियंस मिलती है। तो वो फेक स्टोरी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है क्योंकि पता चल जाता है कि भाई ये सच है या नहीं है। तो वो ना ही करो तो बेस्ट है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जितना अपना टैलेंट लेके जाओगे ना, उसी के दम पे जीतो। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए थे जो आउट हो चुके हैं। मैं टॉप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त थे पिछले जो सब थे वो लोग आउट हो चुके हैं बिकॉज टैलेंट नहीं था। जो टीवी पे आने से पहले आउट हो चुके हैं, जो 50,000 में से कोई होंगे, क्योंकि उनके पापा मजदूर ऐसे नहीं होंगे बट वो आउट हो गए क्योंकि टैलेंट नहीं था। सो ये सिर्फ एक चीज है जो मुझसे पूछी गई, मैंने बताई और वो बढ़ती गई। बाद में मुझे अजीब भी लगने लगा कि मैंने कहा दूसरे शो में भी मुझसे पूछा, तीसरे में भी पूछा, चौथे में मैंने कहा मैं बोलूंगा ही नहीं। क्योंकि लोगों ने क्या कहा कि ये लड़का सिंपैथी लेता है। यार मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं कॉन्फिडेंस की जो बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जब मैं स्टेज पर जाता हूँ ना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। और मैंने डांस के किसी भी स्टेज पर कदम रखा है, अल्लाह भगवान मेरा साथ दिया है हमेशा और उसमें मैं बहुत आगे गया हूँ। सो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे टैलेंट और मेरी प्रैक्टिस ये सब की वजह से है। ये मेरे पापा ऑटो ड्राइवर थे, इसकी वजह से आप बैठे बैठे तो मुझे डांस नहीं दे रहे हो ना। जो देख के वो फील कर रहा है, वो डांस नहीं सिखा रहा है मुझे। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, वो मैंने कैसे सीखा है वो जानता हूँ। यहाँ से कहीं से भी मुझे मेरी सिंपैथी हेल्प नहीं करती। तो मैंने अभी रियलिटी शोज में बोलना ही बंद कर दिया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा कि मैं इसको दोहराना नहीं चाहता बार बार, ये क्योंकि डिटेल में समझाना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई ऐसे शौक नहीं है कि मैं ऐसे बोलता बैठूं। जो हो गया वो हो गया, अभी लाइफ मस्त है। सो अभी के इस पे फोकस करता हूँ आजकल। दैट्स ब्रिलियंट। फैजल भाई, मुंबई को सपनों की नगरी बोला जाता है। बेशक। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि ये नगरी सपनों को जोड़ती है या तोड़ती है। वो कैसे? कि एक नहीं 1000 ऐसी कहानियां हैं जो लोग अपना शहर छोड़कर, अपनी कामयाबी को छोड़कर मुंबई में बस जाने की आस में अपना शहर छोड़कर निकल जाते हैं, जिसका अंत ये होता है कि ना तो वो मुंबई के रहते हैं और जो वो उनकी कंडीशन, जो एस्टैब्लिशमेंट जो उनके अपने शहर में थी, उसको उससे भी खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये किसी के साथ हुआ है? मतलब आप किस आधार पे क्वेश्चन कर रहे हैं? एक बच्चे ने मुझे, इनफैक्ट ये बच्चा नहीं कहूँगा, 30 इयर्स उनकी एज है एंड वो हमारे मेरठ से ही थे। अच्छा, मतलब किसी पे बीती हुई है? किसी पे बीती हुई है। Okay. एंड वो अपने शहर में, हमारे शहर में डांस एकेडमी भी चलाते थे। अच्छा कमाते थे। लेकिन एक आस थी कि यार सपने केवल मुंबई से पूरे होते हैं। तो और अगर कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जाओ, वहाँ स्ट्रगल करो। वहाँ आपने रोका भी था कि कुछ नहीं होता, इससे बड़े यहाँ जो कमा रहा है इसमें खुश रहे। लेकिन वो निकल गए। अंत ये हुआ कि वहाँ उनको काम मिला नहीं। वापस वो इस शर्म में नहीं आए कि मैं मुंह क्या दिखाऊंगा किसी को। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुंबई सपनों की नगरी बोला जाता है, इतनी प्यारी नगरी है, तो वो सपनों को तोड़ती ज्यादा है या जोड़ती ज्यादा है? क्या हुआ वो, क्या आप सोचिए क्या बीता होगा उस पे? देखिए, मुंबई सपनों की नगरी तो है। वहाँ पर बहुत सारे, सपनों की नगरी शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। वहाँ पर आपको काम ज्यादा मिल सकता है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, और क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आधी से ज्यादा मतलब इंडस्ट्री वहीं बसी है। फिल्म सिटी जो हम बोलते हैं वहां पर बसी है। तो बहुत सारे एक्टर्स जो है मुंबई रहते हैं, तो एक तरीके का एक हब बन गया है जहाँ पर सारी चीजें होती है। शायद कोई अगर मुंबई में पैदा भी हो तो वो भी शायद सक्सेसफुल ना हो, या कोई बाहर से आए तो वो बहुत सक्सेसफुल हो, ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका आत्मविश्वास क्या है, क्या नहीं है। एक तो फैक्ट है कि मुंबई की लाइफ बहुत महंगी है, और मैंने जहाँ तक सुना है और देखा है, मुंबई जो है वो माया नगरी है। आप जो कमाते हो
वो वहीं रह जाता है या वहीं लुट जाता है, या आप वहीं पर यूज कर लेते हो वो पैसे उड़ाने में, या जो भी आप जो करना चाहो। आज तक शायद मैंने ऐसा नहीं सुना है कि मैं मुंबई से पैसे कमा के मैं इतने पैसे घर भेजता हूँ, नहीं, थोड़े भेज पाता है, बाकी के सारे वहीं निकल जाता है, बिकॉज वहाँ के रेंट ही 20-25-30 हज़ार से शुरू होते हैं। ट्रुथ। राइट, वहाँ का खान पान आपको इतना महंगा पड़ता है, उसके साथ अपनी लाइफ को चलाना और ऑडिशंस देना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लक बाय चांस होती है चीज़, कि अगर आपका लक लग गया, क्योंकि टैलेंटेड बहुत है लोग, बट एक है ना नसीब। तो आप भी मानते हैं नसीब में? नसीब में इतना नहीं मानता हूँ जितना मैं अपने कर्म पे मानता हूँ। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो शायद मेरा नसीब भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, गिरफ्तार की एक लाइन थी, किस्मत को गाली ना दे तेरे हाथ में तेरी तकदीर। तो ये है कि आप अपनी किस्मत को गाली मत दो, उस पे रह जाओगे तो फिर आप क्या ही कर लोगे। आपको खाना खाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मुंबई में अगर कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे नहीं। कोई बिना पैसे के मुंबई आता है और बहुत करोड़ों कमा लेता है, बहुत लोग करोड़ों लेकर आते हैं और पूरा लुटा के चले जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो इंसान क्या कर रहा है, कोई सही रास्ते पे है या नहीं। इसके लिए गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया, आपके यहाँ का जो लड़का था वो यहाँ पर अच्छा खासा सेटल था, वो मुंबई गया, बट वो भी स्ट्रगल कर रहा है। बट वो मुंबई क्यों गया मुझे वही समझ नहीं आ रहा। मैं आपको यहाँ पर तो खुश था ना? हाँ, नहीं, बताएंगे कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो केवल पैसा कमाते हैं, और एक वो जो अपने ख्वाबों की तरफ भागना चाहते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे अंदर एक हवस है आगे बढ़ने की, तो वो अगर यहाँ 1,50,000 भी कमा रहे हैं तो वो संतुष्ट नहीं है ना। बात आती है संतुष्टि की, कि उनको लगता है कि उनकी संतुष्टि उनको वहां मिलेगी। यहाँ इस 1,50,000 से ज्यादा कमा सकता हूँ मैं। वो लाइमलाइट की दुनिया ने उनको आकर्षित कर लिया, उस सपनों की नगरी ने उनको आकर्षित ऐसा किया कि वो ना इस 1,50,000 के भी नहीं रहे। और मुंबई में वही हुआ कि 20-25,000 रेंट, सरवाइव करना इतना मुश्किल। यहाँ अपना घर था और एवरीथिंग। यार एज आई सेड ना, कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, बट किसी का काम हो पाता है, किसी का नहीं। इसीलिए आज कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं। लॉकडाउन के बाद में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, और अभी भी इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अपने घर से पैसा मंगवा रहे हैं क्योंकि मुंबई में सरवाइव करना है और लोगों को बताना भी है कि दैट आई एम ओके। वही लग्जरियस लाइफ दिखानी भी है ना। तो अब अचानक से चेंज कर दोगे, कपड़े नॉर्मल पहनने लग जाओगे तो दोस्तों को पता चल जाएगा, बेइज्जती होगी, ये सारी भी चीजें होती। तो ऐसे भी लोग हैं जो पैसे मांग के या जैसे तैसे जुगाड़ करके रह रहे हैं मुंबई में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इंसान टैलेंटेड भी है तो उसके चांसेस कम भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कहते हैं ना, एक तरीके से नसीब भी, और दूसरी तरीके से आप सही जा रहे हो या नहीं। क्या पता आप पैसे लेके जा रहे हो और आप ऐसे ही किसी मीडिएटर को पैसे बांट रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर आप खुद को कोस रहे हो। ऐसा नहीं होता ना। जैसे मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर से, उनको बेस्ट एक्टर मानता हूँ मैं, और वो है भी। आई होप उनके साथ काम करने का मुझे कभी मौका मिले। तो वो कह रहे थे कि मुंबई में स्ट्रगल कर करके थक गए थे, मतलब कर करके थक गए। उन्होंने मम्मी को फोन लगाया कि तो मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ हुआ था। सो मम्मी ने कहा कि कुछ समय में तो कचरे का ढेर भी हट जाता है, तू तो फिर भी क्या इंसान, राइट। तो कभी ना कभी मिलेगी सक्सेस, यू विल हैव टू वेट यार। और अगर ऐसा तो नहीं है कि नहीं ही मिलेगी, कभी ना कभी जाके मिलेगी, बट वो ना हम लोग रुक नहीं पाते, हमें पेशेंस नहीं होता। ऐसा होता है कि ये इतने साल में आगे बढ़ के है ना, तो हमें भी बढ़ना चाहिए, और नहीं बढ़ पाए तो अपने आप को खत्म कर देते, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और शिट हम तो फंस गए। ये सब पेशेंस भी रखने होते हैं अपने अंदर, कि अगर नहीं हो रहा है कभी तो होगा। इमेजिन मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में मेरा एक नया जन्म है, मुझे ऐसा लगता है, सारी नई शुरुआत है। अगर मैं एक्सीडेंट के बारे में बात करूंगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो अगर मैं वहां पर हिम्मत हार जाता तो शायद अभी बैठ के यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर रहा होता, राइट। वहां पर मेरा करियर ही खत्म हो जाता। सो ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं टूटी मेरी, बहुत बार टूटी है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में मैंने कभी अपने बहुत कम पैसे नहीं देखे हैं, बहुत भी कम देखे, और मेरी जमीन हिल गई कि मैंने कहा अब क्या करें। अब तो लोगों को पता है कि फैसल खान कौन है। अब जाके वापस से ऑटो में नहीं रह सकता, चौल में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मेंटेन करना है तो बाकी मेरी चॉइस है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं, मुझ पर भी आ चुके हैं।
यार हिम्मत होती है और उसको एक पास- बिलीव होता है पास करना पड़ता है खुद उस पर चीज़ को। और आप जिसको मानते हो उन पर, वो बिलीव हो गया ना आपको, जिस दिन सारी चीजें हो जाती है। एंड so ऑल्सो राह में आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग लोगों से टकराते हो, कुलदीप भाई जैसे, उत्कर्ष भाई जैसे, तो बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है और आई थिंक रास्ता थोड़ा सा क्लियर दिखने लग जाता है। सर एक सवाल है मेरा, प्लीज प्लीज। और सवाल कुछ ऐसा है कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं, इंडिया की, तो मुझे लगता है कि 50 लाख से ज्यादा डांसर होंगे इस भारत में, शायद 1 करोड़ भी हो ज्यादा सकते हैं हो अगर सकता अगर हम गिनती करने पे आए तो। और अगर रियलिटी शो की बात करूं तो केवल 4-5, उनमें से भी एक रियलिटी शो में मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 लोगों को काम मिलता होगा। जो लाइमलाइट में आते हैं वो 4-5। मीन्स टू से 50 लाख डांसर और 5 रियलिटी शो, प्रोबेबिलिटी 0.1- % भी नहीं है कि हम सारे डांसर जो लोग ख्वाब देखते हैं रियलिटी शो में जाने का, उन सबका पूरा हो पाए अपनी जिंदगी में। सबका तो नहीं पूरा हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि एक डांसर का भविष्य खतरे में? यार ऐसे देखा जाए तो सिर्फ डांसर नहीं, यहाँ पे तो सारे लोग आ गए, मॉडल्स आ गए, एक्टर्स आ गए, सिंगर्स आ गए, और चीज़ें भी जो है वो लिमिटेड है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कंपटीशन बड़ा हो तभी तो मज़ा आता है उसके अंदर। जब 1 लाख लोग या जितने 1 करोड़ लोगों में से अगर आप DID की ट्रॉफी लेके जा रहे हो तभी तो मज़ा आती है उस चीज़ का। अगेन बैक टू योर क्वेश्चन कि 4-5 DID शोज है, वी आर ग्लैड कि है तो सही, कुछ तो है ना। शायद पहले तो ये भी नहीं हुआ करते थे, लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं था अपना टैलेंट दिखाने का, आगे जाने का। अब कुछ तो है, अब उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 करोड़ अगर इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए रियलिटी शोज बनने लग गए तो आई थिंक पूरे दिन रियलिटी शो भी चलेंगे तो भी कम पड़ेंगे। विक्टर, अगर 1 करोड़ लोगों को आप इंटरव्यू लेने लग गए, आई एम श्योर आप थक जाओगे, हाँ, है ना। Possible वो ही बंदा नहीं। आंसर देते देते नहीं थकेगा। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल ही नहीं। जैसे आपने आखिर क्यों शो बनाया, यहाँ पर लोग आके आंसर दे रहे, तो 1 करोड़ लोगों का आंसर सुनने के लिए आप 1 करोड़ शो तो नहीं 1 करोड़ दिन बनाओगे। भी नहीं जीता होगा आदमी, मुझे लगता है। हाँ आदमी 1 करोड़ दिन भी नहीं जीता होगा। नहीं, एग्जैक्टली मतलब आप कैसे उसको बना सकते हो। तो जितने बन रहे हैं उसके पीछे बहुत लोगों की पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, उसके बाद में वो फ्लॉप भी होते हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा डब्बे में जाता है। प्लीज प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम पारस गुप्ता है, मैं दिल्ली शाहदरा से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है, जैसे उत्कर्ष सर ने पूछा अभी कि बताया कि काफ़ी सारे डांसर्स हैं और खाली 5 प्लेटफॉर्म हमारे पास है। बट सर मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि मैं मानता हूँ 50 लाख डांसर्स है, राइट, बट आज की डेट में जैसे हम डांस सिखाते हैं, मैं एज ए डांस कोरियोग्राफर हूँ, बट मैं जिन स्टूडेंट्स को डांस सिखाता हूँ वो अभी बिगनर्स है और वो भी रियलिटी शो में ट्राई करते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, ऑडिशंस के लिए लाइन लगती है, एक 2-2 दिन पहले काफ़ी सारे क्राउड इकट्ठा होता है। बट मेरा कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस चीज़ का है, जो भी जजमेंट पे होता है ऑडिशन वाले दिन, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता कि भाई कितने एक ही शेफ्स को मैं देख रहा हूँ और जो टैलेंटेड पर्सन होगा कहीं ना कहीं उसका डांस छुप रहा है। मत समझा नहीं मैं। कहने का मतलब सर ये है कि जैसे डांसिंग की जो फील्ड है, जो आर्टिस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, और उसमें से आर्टिस्ट की जो लाइन है वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि अननोन डांसर ज्यादा आ रहे हैं। ओके। जो प्रोफेशनल डांसर्स है वो तो बैक होते जा रहे हैं और जो न्यूली डांसर्स आ रहे हैं, जो अभी अभी 1-1 साल, 6 महीने, 2 साल में डांसिंग बन के अपने आप को डांसर प्रूव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो ऑलरेडी 5-6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट पीछे नहीं हो रहे। अगर मैं रियलिटी शो या कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ तो मैं मतलब आप लोग समझ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले तो ये कंफ्यूजन ये है कि आपकी निगाह में प्रोफेशनल डांसर और अननोन डांसर में अंतर क्या है? हाँ नहीं, मैं सर, ये चीज पूछना बताना चाह रहा हूँ, चाहता हूँ जैसे कि सॉरी टू कट यू, जैसे कि 2 आप बोल रहे थे 2-2 दिन की लाइन लगती है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइन। नहीं लाइन की नहीं सर, एक्चुअली कहने का मतलब ये क्राउड ज्यादा हो जाता है तो हाँ। हर जो पर्सन, जैसे सपोज दैट मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ, ओके, राइट, अब कोई और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आ गया, अब उसका मूव अलग है, मेरा मूव अलग है, बट क्या है कि जो जजमेंट पे वहाँ पर्सन बैठा है, जो भी कोरियोग्राफर है, जो भी जजमेंट पे जूरी पे बैठा है, वो उस पर्सन को जज नहीं कर पाता होगा। क्योंकि सर मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, मैं 2019 की बात करूँ तो 1 साल मैंने एक बच्चे को डांस सिखाया, उसने ही एकेडमी अपनी ओपन कर ली और खुद की एकेडमी रन कर रहा है। कहीं ना कहीं हम डांसर 10 से 12 साल स्ट्रगल करते हैं और कुछ न्यूली डांसर्स आके हमारी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। गुड क्वेश्चन। ये बहुत होता है। मैंने भी जब डांस शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि डांस क्लासेस खोल दे, बहुत कमाएगा, राइट। तो मेरा आंसर क्या था पता है? जिस दिन मैं डांस क्लासेस खोलूंगा ना, तो वहां पर मैं खड़े रह के सिखाऊंगा। मुझे बहुत नॉलेज नहीं है,
राइट। सारी की सारी नॉलेज किसी को भी नहीं होती है। शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैं शायद गलत भी दे पाऊँ या कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, तो प्रॉपर नॉलेज किसी के भी पास नहीं है। बट इतनी नॉलेज तो है कि हाँ, डांस क्लासेस नहीं ओपन कर सकता एटलीस्ट जब मैं 15 साल का 16 साल का, तो मैं नहीं कर सकता। वो क्या होगा, दूसरे लोगों पर तमाचा होगा। जो आप बोल रहे थे कि हम जो इतने टाइम से कर रहे हैं, हमारा क्या। सो ये चीज़ तो है यार, मतलब इसका सल्यूशन अगर कुछ निकाला जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर डांस करते हो बहुत टाइम से, तो आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, आप अपनी क्लासेस चलाते हो। वो इंसान 1 साल में खोल रहा है, बट आप उसको जज नहीं कर सकते। शायद उस 1 साल में उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर से नाम नहीं लूंगा, कि बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स लेते हैं राइट, सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए। ओके, अच्छा, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, अपने नाम के आगे डांसर लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट देन वर्कशॉप लेते हैं। सो मुझे बैड फील होता है कि उनको ऑर्गेनाइजर्स बुलाते क्यों हैं। अगर तो आप, यही तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं और कुछ अननोन डांसर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजर से बात कर लेते हैं कि भाई मेरा सर्टिफिकेट रेडी कर देना, मैं अपने बच्चे ले आऊंगा। राइट, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, क्योंकि हम डांसर से अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते ना अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। या देखो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो ऑडियंस होगी ना आपकी, राइट, वो आपके पास आएगी। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे मैं बीच में अभी मेरा थोड़ा सा थिंकिंग हो रहा है डांस क्लासेस ओपन करने का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद मैं ओपन कर सकता हूँ। नाइस, बिजनेस पॉइंट ऑफ, हाँ, कांग्रेचुलेशंस। नहीं, थैंक्स लॉट। मैं फिर भी इसके बारे में बहुत रिसर्च और बहुत प्लानिंग के साथ करूंगा, और मैं एक प्रोफेशनल टीम रखना चाहता हूँ अच्छे से। वो मैं बहुत सोच के रखूंगा, इसीलिए तो मैंने तभी नहीं खोली। तब खोलता तो पैसे बहुत मिलते हैं, राइट। अभी खोलूंगा तो पैसे नहीं ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मुझे नॉलेज में आई ट्राई कि मैं दे पाऊँ। सो क्या होता है कि अगर आपने किसी की, जैसे मुझे किसी ने कहा है कि अंधेरी एक जगह है, अंधेरी में बहुत सारे लोगों की डांस क्लास है, बड़े बड़े लोगों के। सो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा ये इंसान तो मेरे से बहुत पहले से कर रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बहुत बड़ा नाम है उनका। सो इसकी डांस क्लासेस और मेरी डांस क्लासेस में वॉकिंग डिस्टेंस है, कॉम्पिटिशन क्लैशेस होंगे। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं नहीं खोलूं, मैं कोई और जगह पर खोलूं, क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग जाएंगे। सी, मैं इतना अचीव करने के बाद, जो भी भगवान ने दिया, अल्लाह ने दिया, वो अचीव करने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, जो तेरी ऑडियंस होगी, जो तुझसे सीखना चाहती है, वो तेरे पास आएगी, जो उसके पास जाना चाहती है वो उसके पास जाएगी, राइट। अगर आप नॉर्मली गली में अगर राशन की दुकान खोलो तो शायद एक नया बंदा भी राशन कर ला के रख सकता है, आप भी हो, बट आप बहुत पुराने चावल हो और आपने ऐसा राशन रखा है जो कहीं नहीं मिलता, तो ऑफकोर्स आपके पास ही आएंगे लोग, राइट। और ये जो भीड़ भड़ाका है, यहाँ पर लोग जाएंगे तो उनका चावल खाने के बाद क्या पता वो चावल ऐसे चिपका हुआ बने, सो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। तो यू डोंट हैव टू बी लाइक ऐसे स्ट्रेस्ड कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते रहोगे तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद खींच आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। आई होप आई लाइक आंसर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी अब सभी से रिक्वेस्ट है कि सवाल बहुत सारे हैं, तो इट्स बेटर कि जो सवाल आप ही के दिए हुए हैं मैंने लिखे हैं, शायद हो सकता है कि इनमें आपके सवालों का जवाब छुपा हो। तो पहले हम इनकी बारीकियों में चले जाते हैं, और जब मैं आपसे पूछूं तो आप एक एक करके सवाल कीजिएगा। फिर सर, मेरा सवाल अधूरा रह गया था बेसिकली, कि अगर मैं डांसर की हम बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, रियलिटी शो की हमने बात कर ली। एक डांसर रियलिटी शो के अलावा अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, कि मैं भूल गया रियलिटी शो को, उसके अलावा अब मेरे पास और क्या क्या बचा है? रियलिटी शो के अलावा जैसे कि इन्होंने डांस क्लासेस खोली, आप खोल के अपना नॉलेज बांट सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। आप कहीं पर कोरियोग्राफी कर सकते हो। शायद भैया भाभी की शादी हो रही थी तो तभी आप वहाँ पर संगीत का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, जहाँ पर आप सिखा सकते हो। बहुत सारे लोग अपने साथ में असिस्टेंट रखना चाहते हैं, आप बोल सकते हो कि मैं असिस्टेंट के लायक हूँ, ये मेरा टैलेंट है, आप बताओ, डिसाइड करो। जैसे वो कंटेम्प्रेरी डांसर है तो शायद आप, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको फ़ोन करूँगा कि भाई तुम फ्री हो तो आ जाओ। सो ऐसे बहुत सारे वे होते हैं जहाँ पर आप कर सकते हो। रियलिटी शो सिर्फ एक लौता डांसर्स का मंजिल नहीं है, रियलिटी शो तो है। बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी शो नहीं करना चाहते, पता है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत अंडरग्राउंड, या एंड रिस्पेक्ट टू देम, वो उनकी चॉइस है। वो लोग नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते। अरे वो अपनी जिंदगी में खुश है और वैसे ही रहना चाहता है। एक अलग
माहौल है। उनका अलग टेस्ट है, हाँ, अलग और मिजाज हमें भी है। मजा आता है उनको अलग देखने, रियलिटी शो अलग देखने। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आना है आप कर सकते हो, नहीं आना तो आपके पास 1000 ऑप्शंस रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप डांस सीख गए अभी स्टेटस का क्या करूँ, नहीं। एक अच्छा डांसर होने के साथ साथ कौन सी ऐसी खूबी होनी जरूरी है एक इंसान में, चाहे वो डांसर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, सिंगर हो, जो उसे कभी मार्केट से खत्म होने नहीं देगी? खूबी खूबी आर्टिस्ट तो Again- बहुत हैं, टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खूबी होनी उसमें जरूरी है कि वो मार्केट से कभी खत्म ना हो? अगेन मैं अपने सबसे पहले वर्ड पे आऊंगा, कॉन्फिडेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी खूबी है जो आप में होगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आई थिंक वो आपको कहीं से भी नहीं जाने देगी, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। तो क्या होता है ना, कभी आप लो फील करते हो ना तो आप नेगेटिव सोचते हो, और नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होता है फिर, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर कोई बिलीव करता है तो। अगर आपने सोचा ये जैसे मैं कल यहाँ पर आ रहा था, मेरी फ्लाइट मिस होने के चांसेस थे और मैं मिस कर चुका था ऑलमोस्ट, वो तो बहुत लकीली मिल गई मुझे फ्लाइट, तो मैं ऑलमोस्ट मिस कर चुका था अपनी फ्लाइट। तो नेगेटिव अगर सोचोगे तो नेगेटिव होगा। और ये सब चीजों के अलावा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कोई भी चीज में आई थिंक कुछ नहीं तो कुछ तो करोगे ही। सो चौथी चीज जो आपने स्टार्टिंग में भी बोली थी, और ये इसके बाद में जो है वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आपका आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा एक रोल है। ऑफ कोर्स। एक अहम सवाल है और बहुत ही गंभीर है, शायद मैं भी सोचता था ये। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डांस शोज जीतने के बाद भी आज घर में खाली बैठे हैं। एक नहीं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, और ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद हमारे म्यूचुअल हों या हम जानते हो एक, लेकिन ऐसा क्या आपको नहीं लगता कि रियलिटी शो जीतने के बाद भी एक इंसान खाली है? लोग ख्वाब देखते हैं केवल उस मंच तक पहुंचने का, और वो इंसान जो रियलिटी शो जीत चुका है वो खाली है, तो उन्हें फॉलो करने वालों का आत्मविश्वास खत्म नहीं होता होगा? सॉरी, थोड़ा खड़ा रहना चाहता हूँ। कैन आई आंसर लाइक दिस सर? हाँ सुपर। सर ने बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कहते हैं ना रियलिटी शो जीत चुके हैं और वो लोग घर बैठे हैं, बेसिकली डेफिनेटली काम नहीं कर रहे हैं। सो यार, जो भी रियलिटी शो में आया था इंसान, वो इंसान ये सोच के थोड़ी आया था कि इसके बाद मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा। मतलब मैं तो ये सोच के गया था कि मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, वो सुपर विंग्स चाहिए, मेरा वो लिमिटेड सोच था। उसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे जरा भी नहीं पता था। मेरी मम्मी का कहना मुझे पता है कि बेटा तुझ पर डिपेंड नहीं है हम लोग, पापा पर है, पापा जो करेंगे उससे हम लाएंगे, खाएंगे, कमाएंगे, जो भी है ऐसे करेंगे। बट लकीली मुझे काम मिलता गया, क्योंकि शायद लोगों ने मुझ में कुछ देखा, इसलिए मुझे एक्टिंग की चीजें मिली और मैं थोड़ा आगे बढ़ता गया लाइफ में। रही बात जो लोग घर पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ऑफ कोर्स टैलेंटेड था इसीलिए वो जीता, बट उसके बाद वो गायब हो गया लोगों की नजर से, नहीं वो खुद से अपने आप से ही गायब हो गया। जैसे अगर मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं रियलिटी शो जीत चुका हूँ और उत्कर्ष भाई भी मुंबई में रहते हैं और ये कोई बड़े लेवल पर है। इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि फैजल कल सुबह में तुमको ये ऑडिशन के लिए आना है। और मैंने कहा ओके, और मैं पहुंच गया। या इन्होंने बोला आज रात को ही आना है, मैंने ऑटो पकड़ी, मैं पहुंच गया। सो मैं कनेक्टेड हूँ इंडस्ट्री के लोगों से, बिकॉज मैं मुंबई में हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं अपने देश इन द सेंस अपने गांव चले जाते हैं, और वहां पर मुझे ऐसा, ये मेरी थिंकिंग है, ऑफकोर्स जाना चाहिए लेकिन वहां पर बसना नहीं चाहिए। वो वहां जाते हैं, वो वहां डांस क्लासेस खोलते हैं, बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन आपको जिसने बढ़ाया है आपको वो कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ने चाहिए, जो कि गलती मैंने भी बहुत बारी की है कि जो लोग आपको सपोर्ट कर चुके हैं उनसे आपको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तभी जाके वो लोग सोच पाएंगे कि हाँ ये इंसान जिंदा है, हाँ ये इंसान अब भी वैसे डांस करता है, तब आपको वो लोग कर पाएंगे। कितने शोज मुझे भी ऐसे मिले जो अचानक से मैं पहुंचा हूँ और मुझे कहा है कि तू क्या कर रहा है कल या अगले महीने क्या कर रहा है, तो मैंने कहा नहीं मैं फ्री हूँ, एक काम कर ले, ये शो कर ले। तो लोगों को ना रहते रहते भी समझ आता है
कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अगर आपने ट्रॉफी जीती तो अब आपके पास काम की लाइन लगेगी, ऐसे नहीं, आपको उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सो जो लोग अगर सोच के मतलब छोड़ देंगे कि यार मुझे घर पर ही रहना है या फिर अपने ही मोहल्ले में जो मुझे सेलिब्रिटीज मान रहे हैं वहीं पर रहना है, तो फिर आई डोंट थिंक वो आगे बढ़ पाएगा। सो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो चाह के भी नहीं कर पा रहे बिकॉज उन्होंने अपने आप को और ट्राई नहीं करने दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने जब डीआईडी किया था उसके बाद मैं रिटर्न आया था और मैं सो यू थिंक यू कैन डांस जो आता था बाहर, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे नहीं पता वहाँ कैसे जाते हैं, क्या होता है, और मुझे ऐसा था कि वहाँ जाऊँगा मैं भी। सो मैं उसके लिए प्रिपेयर करता, तो मैं कहीं ना कहीं आगे करना चाह रहा था अपनी चीज़ें। तो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे कर पाओगे। अगर आपने जीत लिया, आपने बोला यहीं से मुझे स्टार बनना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लक हमेशा साथ दे दे। लाइक हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आप करना चाहते हो। फैसल भाई, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जवाब में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बोला कि शायद लोग अपने एफर्ट्स कम देते हैं या वो अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन मैं इस आंकड़े में सबको नहीं गिन सकता कि भाई सब तो अपने शहर नहीं जाते होंगे, सब तो अपने गांव नहीं जाते होंगे। या जो इंसान रियलिटी शो जीता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर आप वही आत्मविश्वास कि उसने कितने कॉन्फिडेंट रहकर, कितना पैशन से अपनी उस कला को मांझा होगा, तब जाके वो एक रियलिटी शो जीतता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे एकदम से अपने ख्वाबों को छोड़ देगा अपनी मर्जी से, अपनी गलती से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्टिस्ट कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देता है जिस वजह से वो मार्केट से बॉयकॉट हो जाता है, या जिस वजह से उसको काम मिलना बंद नहीं, उसको काम लोग देते नहीं। एक चीज है, अच्छा आपने इसको थोड़ा एलैबोरेट किया। कभी कभी क्या होता है ना, घमंड, गुरूर, ये चीज बहुत जल्दी नीचे पटकती है। और ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं आया था, आती है वो चीजें, बट आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपको उसको ना दूर करना पड़ता है, आपको नेगेटिविटी को दूर करना पड़ता है। अब मैं किसी स्पेसिफिक का नाम लेके तो नहीं कहना चाहता क्योंकि सारे हमारे दोस्त हैं, किसी में ऐसा घमंड मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन क्या होता है, सुनने में आती है कोई कोई चीजें कि यार ये लड़का जीतने के बाद है ना थोड़ा सा घमंडी हो गया है। और ये होता भी है। जो इंसान ऐसे चुपचाप आता है स्टार्टिंग में ऑडिशन ऐसे से करके, लास्ट में वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ऑर्गेनाइजर्स जो अपने पैसे जोड़ जोड़ के, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता है ये इंसान रात के 4 बजे तक यहीं काम कर रहे थे, मेरे आने तक वेट कर रहे थे। सुबह में हम लोग साथ में बात करके साथ में ही अपने अपने रूम में जाके सोए हैं, उठ के अभी काम कर रहे हैं। तो आई नो इनका स्ट्रगल क्या है, स्पॉन्सर्स को कैसे बातचीत करके इन्होंने फंसाया है। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके लोगों को लाया है। तो अगर इनके शो पे मैं कोई सो कॉल्ड शो का विजेता आऊं और मैं बोलूं कि मुझे मर्सिडीज कार में आना है, राइट, ऑडिशन में तो ऑटो में आया था ना। सो ये हो गया घमंड मेरा कि वो कार नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊँ। अनटिल अनलेस मेरी कोई बहुत ज्यादा जरूरत है कि मुझे ये चीज रिक्वायरमेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा ये प्रोसेस है, तुम भले ही मुझे पैसा कम दो बट मुझे दिखाओ ऐसे कि मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, वो अलग है। बट अगर मैं बोलूंगा कि नहीं तुमने 3 परफॉर्मेंस बोले थे, नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, या मैं बीमार हो गया, कुछ भी चीज होती है ना, तो आपको इंसान वो घमंड की वजह से भी लोग क्या कहते हैं, यार उसको अगली बार नहीं बुलाएंगे। तो वो मार्केट छोटा सा है, इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। मतलब मेरा तो बहुत लोग सागर के साथ में कभी कभी ऐसे फाइट वाइट भी हुआ है, वो घूम फिर के मिले हैं मुझे अचानक से। सो ये बहुत छोटी चीज़ है, आपको घूम फिर के मिलती रही है। अगर आप में घमंड आ गया तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको पीछे रखती है और लोगों से थोड़ा सा अवे कर देती है, क्योंकि जो आप आए थे लोग आपको हमेशा वैसा ही देखना चाहते हैं, फिर चाहे आप कितने ही बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हो। अच्छा, आप तो स्टार्टिंग से आज भी रिमेन सेम है। हम 1 साल पहले मिले थे और आज और पहले भी। लेकिन आपने अपने, जैसे घमंड सब में आता है, ये नॉर्मली नेचुरली, आपने क्या एफर्ट्स लगाए कि आपके अंदर ये कभी आ ना पाए? कभी कभी ऐसा होता है कि या कभी आपको भी आया? आपको आया। उसके बाद क्या हुआ? क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ अभी सब कुछ हो गया, मिल गया, क्या चाहिए था, ये चाहिए था ना, हाँ आ गया, गाड़ी चाहिए था, घर चाहिए था, आ गया, अब क्या करना है, अभी तो मजे करने लाइफ में, ये आता है। बट फिर सेकंड थॉट इमीडिएटली ये आता है कि नहीं यार, क्या सोचा था, हवाई जहाज में बैठना नहीं, हवाई जहाज खरीदनी है। तो फिर इंसान भागने पे लग जाता है कि यार अब वापस भागो, अब और मेहनत करनी है,
क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वहां से जो मेरे पास पैसे है वो बहुत है, लाइक इनफ है। मतलब अगर सपोज मेरे पापा अगर 250 रुपए 300 रुपए कमाते थे, तो अगर आज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख भी है तो ये मेरे लिए बहुत है। 10 लाख के तो मैं क्या क्या बना दूंगा, मैं तो एक किराने की शॉप खोल दूंगा, ये वो ना, मेरी सोच लिमिटेड हो जाएगी। बट जब मैं सोचूंगा कि मुझे फ्लाइट खरीदनी है, तब मैं क्या सोचूंगा कि हाँ यार ये तो 300 रुपए के बराबर ही है, तो वापस से काम पे लग जाऊंगा अपना। तो घमंड आती है, बट बहुत बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है जब हम कभी कहीं पर जाते हैं, फोटोज नहीं क्लिक कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का है जो रियलिटी शो जीतने के बाद में कहते हैं हम फोटो नहीं निकालेंगे, भगाओ उनको, ऐसे वैसे करके मिसबिहेव करते हैं। क्या होता है ना कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये लोग हमें पैसे देते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो हमें पैसे देके बुलाते हैं। अब हमारा काम होता है कि हम उनको पूरा काम करके दे वो जो चाहते हैं। तो सपोज ये चाहते होंगे कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं या लोगों से मिलाऊं, या जो जितने लोग वहां पर आए उनके साथ एक फोटो निकलवाऊं, बट मैं एज अ सेलिब्रिटी बोलूंगा कि मुझे सबके साथ फोटो नहीं निकालनी है। अब उसके पीछे मेरे रीजंस भी हो सकते हैं पर्सनल कि मुझे नहीं निकालने, क्योंकि कोई क्राउड में मिसबिहेव कर रहा है। बहुत सारे लोग हमें अपने बाप का माल समझते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, कहते पैसे तो दिए है ना। मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि मैं गया हूँ और कहते चलो वहां पर चलना पड़ेगा। मैंने क्यों? क्योंकि बात करनी होती है ना आपको कि आपको ये काम करना है, आपको शेड्यूल पता होता है, उसके अलावा कुछ चीज बोलेंगे तो फिर वो चीज सही नहीं है। तो कहते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर दूं, मैं आखिर क्यों के शो में आऊँ, अभी ये मुझे ले जा रहे कहीं और कोई चीज की प्रमोशन करने और उसके पैसे ये खा रहे, बट मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इनसे पूछूंगा कि आप क्यों ले जा रहे हो वहां पे मुझे। कहेंगे हम तो पैसे दे चुके हैं ना, चलो ना, ये क्या बात हुई। तो वहां पर हमारा गुस्सा निकलता है कि नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, जा रहे हैं। सो ये भी एक जो घमंड नहीं होती है, वो चीजें लोगों को कभी कभी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसकी वजह से भी लोगों के काम बंद हो जाते हैं क्योंकि हमने मना कर दिया। तो है ऐसी सारी चीजें। एक घमंड है जो इंसान को शायद आगे नहीं बढ़ने देता है। वो जेन्युइनली आ गया तो फिर आप DID जीतो या आप क्या भी जीतो, आप नहीं बढ़ पाओगे। आपको हम्बल रहना जरूरी है, जमीन पर रहना है। साईं बाबा का एक वाकया मुझे पता है। उन्होंने कहा था, बहुत पहले मैं सीरियल देखता था वहां पर, उन्होंने कहा था कि अगर आप उड़ोगे ज्यादा और गिरोगे तो बहुत जोर से लगेगी, जमीन पे रहोगे गिरोगे तो बहुत कम लगेगी। तो आई थिंक वो मैं बिलीव करता हूँ अपनी लाइफ में। तो जमीन पर रहो, कम लगेगी चोट।